बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक गुजारिश इस ताकीद के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सहूलत के लिए सब्सक्राइब का निशान स्क्रीन पे अपीयर होता रहेगा, आपको याद दिलाएगा ताकि आप बेल आइकॉन का बटन दबाएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौजू जो है यूँ तो एक जो पिछले हम कई दिनों से पीडीएम के जलसों के अंदर गुम थे या उनके अंदर ही फंसे हुए थे। नाजरीन, मौजू तो कमो पेश आज भी वही होगा, अगरचे इसके जो कंटेंट्स हैं या इसके अंदर जो नफ्स मजमून है वो शायद थोड़ा सा अलहदा हो। और वो पिछले कई दिनों से जो पीडीएम के जलसों में हम गुम थे और उनसे जो इस मुल्क के अंदर एक हाइप क्रिएट हुई है और इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से उसके ऊपर एक बहस व तमीज़ जारी है और उसके हक़ में कुछ बातें हो रही हैं, उसको आड़े हाथों लिया जा रहा है उन जलसों को, तो मैं समझता हूँ कि जो मौजू हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये उसी के ज़ुमरे में आएगा, क्योंकि अब हुकूमत ने अयाज सादिक साहब का असम्बली के बयान के ऊपर कल के दिन पूरे का पूरा मीडिया जो है और जितनी हुकूमती जो जिसको कहना चाहिए कि बिहाफ पे करने वाले प्रोग्राम हैं या उनके एडवाइज़र्स हैं या वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि फरमाइशी तजीज़े नगार हैं, जाओ मेरे जैसे तजीज़े नगार जो कि हुकूमत के लिए थोड़े क्रिटिकल होते हैं उनको ही मजबूर किया हुआ है। और फिर कई टीवी के लोगों से रियासत पाकिस्तान के नाम पर एक सहूलत भी ली जाती है कि इन बातों को चूँकि हमेशा इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है जैसे रियासत पाकिस्तान पे फिर कोई कड़ा वक्त आया या कोई एम्बेरसमेंट हुई, शर्मिंदगी हुई है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो आज हमारा मौजू जो है अयाज सादिक साहब की तकरीर के ऊपर घूमेगा। वो भी मौजू का हिस्सा हो गए, लेकिन असल में इसमें कुछ चीज़ें और जो हैं इसको मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा। अयाज सादिक साहब की तकरीर का जो लतीफ़ा या दिलचस्प पहलू यह है कि ये परसों उन्होंने असम्बली के फ्लोर में बात की और ये बात टीवी पर नशर हुई, लेकिन मजाल है कि परसों हमारे जो है अलर्ट मीडिया को खबर आई हो, हमारे जो सिक्का बांध किस्म के तजीज़े नगार हैं उनके सामने आई हो, हुकूमती एहलकारों के सामने आई हो। कल अचानक जिसको कहना चाहिए कि एक बाद में आने वाला ख्याल या बाद में आने वाला जो मुक्का जो है बंदे के अपने मुंह पे मार लेना चाहिए या नहीं मार लेना चाहिए, उसमें एक ख्याल आया और फ़ौरन तूफान खड़ा हो गया कि जी गद्दारी हो गई है पाकिस्तान के साथ। देखिए, पहले तो मैं दिखा लूँ कि ये रियासत होती क्या चीज़ है, जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि रियासत के साथ ये बहुत बड़ी गद्दारी है। 14 अगस्त 1947 को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की रियासत वजूद में आई। अंग्रेज़ से हमें जो विरासत में चीज़ मिली उसमें हमें एक मजबूत ब्यूरोक्रेटिक सेटअप या वो इदारे जो अफसरशाही या नौकरशाही के ज़ुमरे में आते हैं वो हमें मिले। हमें गड़ बगड़ किस्म का पार्लिमानी निज़ाम मिला जो अंग्रेज़ ने अपनी सहूलत के मुताबिक 1935 के एक्ट के मुताबिक तश्कील दिया था। और एक कमज़ोर, इंतहाई कमज़ोर फौज ये भी हमारे हिस्से में आई। अब ये जो रियासत है, अमलन रियासत की जो पॉलिटिकल साइंस में तारीफ़ है वो ये है कि ये जो इंडिविजुअल्स की जो पॉलिटिकल बॉडी होती है और उनका एक मरबूत जो रब्त होता है या बॉडी पॉलिटिक्स होती है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो अदलिया होती है। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में दो इंस्टीट्यूशन बड़े अहम हैं, अफसरशाही नौकरशाही और अफवाज पाकिस्तान अस्करी इदारे, ये मिल के रियासत का वजूद लाते हैं। और ज़ाहिर है कि हमने ओवर द पीरियड हमारी ब्यूरोक्रेसी तो पतली कितनी इम्प्रूव की, मजबूत ब्यूरोक्रेसी आज क्या हालत है। ज़ाहिर है कि वो जो हम बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि अंग्रेज़ वक्त में जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था वो बहुत ही आइडियली काम कर रहा था और वो ऐसे ऐसे डिटीरियोरेट हो गया। बाकी भी गवर्नमेंट के इदारे जो हैं उसके नीचे जो काम करते थे अफसरशाही नौकरशाही के, वो भी मुतासर हुए। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, उस पर मुझे फ़ख्र है कि हमने अस्करी इदारे जो हैं वो कमाल के बनाए। मेरा ख्याल है कि एक महानाज फौज, एयरफोर्स और नेवी हमने तैयार की, बावजूद कि हमारे पास इतने कम वसाइल रहे
और हमने उसी वसाइल के अंदर हमने दुनिया पैदा की, मुख्तलिफ मुआहदे किए जिनके अंदर पाकिस्तान को बाजार नुकसान ही पहुंचा, लेकिन हर मुआहदे के अंदर एक चीज़ जो पिन्हा होती थी कि हमारी फ़ौज को कुछ ना कुछ जो है इक्विपमेंट के लिहाज से, जदीद हथियार और बाकी साजो सामान के लिहाज से हमारी फ़ौज जो है कभी किसी के पीछे इस तरह नहीं रही। चुनाचे उसमें फ़ौज वजूद में आई। अदलिया जो है वो हमारी बस एक रोलर कोस्टर रही कि शुरू में ही 354 में जस्टिस मुनीर की जो अदालत थी, सुप्रीम कोर्ट थी, उसने जो फैसले किए वो आज तक एक वजह निज़ा आया। फिर उसके बाद यही अदालतें जो अयूब खान के मार्शल को जायज़ करार देती रहीं। बहरहाल इसमें एक चीज़ जो है जो उभर के सामने आई कि रियासत को हमने कई दफ़ा जिसके जो इतना मजबूत निज़ाम है, जिसके इतने हिस्से थे, उसको हम मिजाह के तौर पे भी और कई संजीदगी के साथ भी एक इदारे को भी रियासत का नाम दे दिया गया। वो था हमारे अस्करी इदारे। उसकी एक वजह ये थी कि जब मार्शल लगता था, मसलन अयूब खान का मार्शल लगा, तो आप मत भूलें कि जब मार्शल लगता है तो अस्करी इदारा भी फ़ौज के नीचे होता है, जो बॉडी पॉलिटिक है किसी कंट्री की वो भी फ़ौज के नीचे होती है। अदलिया भी आप देखें कितनी सबसर्विएंट हो जाती है, पीसीओ के तहत हल्फ उठाए जाते हैं और कोई फैसला फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं करते। और ब्यूरोक्रेसी तो अक्सर जगह तो खुद आर्मी के लोग आज भी तैनात हैं और फिर तैनात हो जाते हैं। तो चुनाचे कुछ लोग तंजिया और कुछ इसकी संजीदा जो सूरत हाल मौजूद है कि हम रियासत पाकिस्तान जब कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो हम इसका मतलब अस्करी इदारे ले रहे होते हैं। अब इस रियासत के लिए जो है ये इसके बारे में ये तय नहीं हो सके कब अंडरमाइन होती है। एक बिल्कुल सही है कि हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ये भी सही है कि जब दोनों मुल्क ममालिक आज़ाद हुए तो पाकिस्तान को कभी भी किसी मुल्क से, जो वेस्ट के जो डेवलप कंट्रीज थे उस वक्त, और जो इधर थोड़ा सा रूस बड़ा एडवांस कंट्री था, तो हमें ना कोई साइंस मिली ना टेक्नोलॉजी मिली। इंडिया को पहले दिन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती रही है। लंबी बहस है, दूसरी बहस कभी करेंगे। पाकिस्तान जो है ये सिर्फ जो एंड प्रोडक्ट जो था उसका हमेशा बायर था। इसको इक्विपमेंट की सूरत में कह लें, फौजी सामान की सूरत में कह लें, जहाज़ों की सूरत में कह लें, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो नहीं था। ये 70s में थोड़ा सा इनकलाब आया और उसका सेरा एक ही बंदे पे जाता है, वो भी वन मैन शो होता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के अंदर एक इंडिजिनियस पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब आके यहाँ से शुरू किया, जो भुट्टो साहब के वक्त में आया। और जो अलग साहब ने उसको, उनकी भुट्टो साहब की जो शुरुआत थी उनको डबल ट्रिपल करके, और फिर किसी तौर पे 80s के अवाइल में ही इसको अमली, जिसको कहना चाहिए आखिरी सूरत में पाकिस्तान के पास ये सारी चीज़ आ गई। अब इसने पाकिस्तान का डिफेंस नाकाबिल तस्खीर बना दिया, लेकिन इससे पाकिस्तान को अपने तौर पर इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी भी दे दी। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के साथ हुआ है, मगर पाकिस्तान में बेसिक साइंसेस पर इन्हिसार करते हुए कोई इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हम आज तक डेवलप नहीं कर सके। टेक्निकल प्रॉब्लम मेथड है, मैं फिर कभी करूँगा इस पर बात, कभी इस पर भी तफसील बात करेंगे। अब इस रियासत पाकिस्तान के साथ कई चीज़ें लफ हो गई। ये रियासत पाकिस्तान पब्लिक के अंदर एक आम सियासत में ये एक शऊर आता गया कि रियासत पाकिस्तान जो है वो अंडरमाइन होती रही है और उसकी हक तलफी होती रही है। चुनाचे पहला सोचा गया कि जहाँ पे हमें इंडिया से इंटरनल थ्रेट्स हैं, वहाँ पे हमें अंदरूनी थ्रेट्स हैं कि जो ताकतवर होते हैं रियासत पाकिस्तान के निज़ाम पे कब्जा कर लेते हैं। भुट्टो साहब ने 1973 में एक कॉन्सेंसस करते हुए इस रियासत को मजबूत, मरबूत और एक मुस्तहकम करने के लिए 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो आईन पाकिस्तान जो था वो जहाँ पे पूरे फेडरेशन को बिल्कुल एक बाहमी, जिसको कहते हैं इंटरट्वाइन, बाहमी पैवस्त कर गया, वहाँ पे आईन पाकिस्तान ने एक क्लाज रखी। 2 मार्शल लग चुके थे, तो भुट्टो साहब ने दिसंबर 73 के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हुई कि ये आर्टिकल 6 दिया कि जो भी बंदा रियासत के निज़ाम को अंडरमाइन करेगा उस पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। अब शोबी किस्मत कि 3.5 साल बाद उसी आइन को सस्पेंड करके, मुअत्तल करके और मार्शल लग गया। चुनाचे ये आइन जो था इसको चंद कागज़ों की किताब समझा गया और इसकी जो सेंक्टिटी थी आइन की वो पामाल हो गई। चुनाचे अब इस आइन के बारे में उन लोगों को तो ये बात जेब नहीं देती जो दिन दहाड़े या रात छुपे हुए मुख्तलिफ साजिशें करके और मुख्तलिफ ऑपरेशन के नाम हुए। ऑपरेशन फेयर प्ले आ रहा है, ऑपरेशन मिडनाइट जैकल आ रहा है 88 के अंदर, अब जमहूरियत भी थी, ऑपरेशन मिडनाइट जैकल भी चल रहा था, फिर मुशर्रफ साहब का एक ऑपरेशन आया। ये सारी चीज़ें जो हैं इसने आइन को अंडरमाइन किया और दिन दहाड़े किया।
लेकिन कई दफ़ा आइन जो है जिसको कहना चाहिए कि पूरी कौम के सामने ये चीज़ आया हो जाती थी, परसेप्शन बन जाता था कि आइन जो है खुफिया तरीके से या कोर्स मेयर से अंडरमाइन हो रहा है और फिर अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें कायम की जा रही है। हमने 20, 25, 30 साल ये निज़ाम इसी तरीके चलते देखा। अब इसके ऊपर जो असल जो उसकी असास थी गद्दारी की, वो तो आज तक किसी पे लग नहीं सकी। मुशर्रफ साहब पे सुप्रीम कोर्ट ने लगा भी दी तो उसकी तस्दीक जमहूरी दौर में हुई कि मुशर्रफ साहब नवाज शरीफ साहब के आशीर्वाद से, सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से वो जो है जिसको कहना चाहिए कि सीने पे हाथ मार के चले गए कि मेरा कुछ करना है तो कर लो। ये जो हाथ हम देख रहे हैं, ये वो हाथ हम हर दफ़ा देखते हैं कि मेरा कुछ करना है तो कर लो। अब चुनाचे ये तो मजाक कर छोड़ देना चाहिए कि गद्दार कौन है या कौन नहीं है, अगर आपने अंदरूनी तौर पे करना है। बाकी अब याद सादिक साहब जिससे ये सारी चीज़ जो आपको सारा बैकग्राउंड बताया, उसके ऊपर जो गद्दारी का इल्ज़ाम लगा है, तो मेरा ख्याल है कि DG ISPR ने इसको खामखा गैर ज़रूरी अहमियत दी है। पहले तो मेरा मुद्दा ये है कि कल फवाद चौधरी साहब ने एक इतनी ख़तरनाक बात की कि जो याद सादिक साहब के बयान पे इंडिया का मीडिया जो कि जहाँ पे DG ISPR ने बिल्कुल एक तरीके से पॉइंट आउट किया, जिनसे मैं मुतफिक नहीं हूँ, कि ये इंफॉर्मेशन के ज़रिए पाकिस्तान के चीज़ों को अंडरमाइन किया जा रहा है। हमें उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि इंडिया तो हमें अंडरमाइन कर ही रहा है। चुनाचे कल फवाद चौधरी पे उसी इंडियन मीडिया ने, मेरा ख्याल है कि जो हमारा बुरा हाल किया हुआ था और जो उसके नताइज निकलेंगे वो अपनी जगह। इन बिटवीन में एक बात कहता जाऊँ कि कोई बंदा को वजाहत कर देना तो मैं उसकी वजाहत ले लेता हूँ। जब फवाद चौधरी साहब ने उसकी वजाहत किया है, मैं उसमें कबूल करता हूँ। मुझे पता है कि उनका मतलब वो पुलवामा नहीं था कि हमें पुलवामा पे अटैक कराए। उनको बेचारे के फवाद चौधरी साहब को भी मेरी तरह कई दफ़ा होता है कि कोई बात मैं और कहना चाहता हूँ, कहीं और मतलब आ जाता है। जैसे कि आज़ाद बलूचिस्तान अवैस नूरानी नहीं कहना चाहते थे, वो कह रहे मैंने नहीं कही, हम कहते नहीं अब तुमने कह दिया, तुम्हारे मुंह से निकली है, क्योंकि इससे PDM की तहरीक को नुकसान पहुँचा, इसे हम पकड़े रखेंगे। अयाज सादिक साहब ने पूरी की पूरी उसकी जो है तफसील दे दी, और मेरा ख्याल है कल अयाज सादिक साहब की तफसील आ गई तो उसके बाद इसको ठप करना चाहिए था। और कोई बात नहीं थी कि DG ISPR इसको उभारते और रखते, क्योंकि मेरा अपना ख्याल है, मेरी एक बिल्कुल एक दराना रहा है कि इसको उभारने से हम अपने आप को खाम का अंडरमाइन कर रहे हैं। और फिर बात यह कि अयाज सादिक साहब ने कैटेगरी के लिए कहा है, क्या कहा है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब को पसीना छूटा हुआ था, उनके पाँव कांप रहे थे। अगर आप एक सियासी बंदा जो है अगर वीक है, और मैंने उसको पब्लिक लोगों के सामने आकर यहाँ किया है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है करने में। और ये वज़ीर आज़म, दूसरी जो अहम बात है जो आपने कभी उसमें तवज्जो ही नहीं दी, वो अहम बात यह है कि जिस दिन ये जो मीटिंग जिसका जिक्र हो रहा है, ये उस दिन हम हालत जंग में थे। पाकिस्तान वॉज इन ए स्टेट ऑफ वॉर। उस हालत जंग के अंदर मीटिंग हो रही है और दरमियान के अंदर एक कुर्सी खाली पड़ी है जो वज़ीर आज़म ने प्रिजाइड करनी है, और मीटिंग का टाइम है। जब 1.5 घंटे तक वज़ीर आज़म नहीं आया, वहाँ पे नहीं आई, तो शाह महमूद कुरैशी जो है वो गए और वापस आए, तो उन्होंने कहा जी मेरा ख्याल है मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब आप ये समझें कि जो इस रियासत का वज़ीर आज़म जहाँ पे ये फैसला होना है कि हमने जंग करनी है, और जंग इट कुड गो न्यूक्लियर, ये तो हमें कोई भी हो सकता था। जंग जब भी इंडिया और पाकिस्तान में छिड़ी तो किसी को नहीं पता किस नौइयत की जंग होगी, और हम सारे कहते रहते हैं उसके बारे में क्या खतरनाक है। इस जंग के अंदर वज़ीर आज़म ने बैठना पसंद नहीं फरमाया। आप खुद अंदाज़ा लगाया गया कि एक मीटिंग जिसके अंदर कोई नेशनल कंसेंसस उभर सकता है, जो उसका शहबा जा सकता है, वज़ीर आज़म ने पसंद नहीं फरमाया। APS का वाक़या हुआ था 2014 दिसंबर में, 16 दिसंबर को, तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो आपने मीडिया ट्रायल किया हुआ था, जो उस्ताद गिराई हुई थी, उन हालात के अंदर मजाल है कि उन्होंने कहा कि जी कोई इमरान खान आ गया तो मैं नहीं बैठूंगा, या मैं इमरान खान को नहीं बैठने दूंगा। उनके पास ये राइट था कहने का, क्योंकि जो आप कर रहे थे उससे पूरी एक तसलसल 4 महीने से। चुनाचे जिन लोगों को कौमी रियासत की प्रायरिटीज़ पता होती है, तरजीहात पता होती है, वो ये काम नहीं करते, और आपने ये काम बेशुमार दफ़ा कर चुके हैं कि आपकी तरजीहात ये नहीं है। फिर ईरान के अंदर जब आप कहते हैं कि ईरान के हालात में मुदाखलत करते रहे हैं, तो कभी उसके ऊपर किसी ने गिरफ्त नहीं की। फवाद चौधरी पे कल किसी ने गिरफ्त नहीं की। आज मुझे उम्मीद है कि आज DG ISPR फवाद चौधरी के ऊपर वजाती बयान देंगे, क्योंकि इंडिया जो उनका जिसको कहना जिस नुक्ते के ऊपर उन्होंने अपना वो दलील बनाई है, वो नुक्ता तो इंडिया का मीडिया ही था, और इंडिया के मीडिया ने कल भी बहुत कुछ किया। अब इसमें जो असल चीज़ है वो यह है कि आया इस सारी सूरत हाल में जो PDM
की जो तहरीक है वो कोई मुतासर होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ नहीं होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जितना मर्जी मीडिया ट्रायल करें, जितना मर्जी मीडिया के ऊपर आप गद्दारी के इल्ज़ाम लगाएं, आपको पीडीएम की तहरीक को अब ख़त्म करने के लिए पीडीएम के जलसे में आने वाले लोगों को कन्विंस करना है। मुस्लिम लीग के लीडर्स को नहीं करना कि राना तनवीर साहब कुछ और सोच रहे हैं या ख्वाजा आसिफ साहब कुछ सोच रहे हैं या मरियम नवाज साहब अपना मौक़िफ़ चेंज कर लेती हैं तो नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ को असर पड़ेगा। मैं आपको पहले 4-5 दफ़ा बता चुका हूँ कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब बेचारे फांसी के काल कोठरी में पड़े थे तो मैंने उस वक्त देखा था कि पीपल्स पार्टी के सारे लीडर उनको छोड़ के चले गए थे। पहले भी कह चुका, जत्तोई साहब थे, उनके टैलेंटेड कज़न मुमताज़ भुट्टो साहब थे जो उनके एयर अपेरेंट थे, जो उनके वारिस समझ जाते थे एक ज़माने में से उनकी सियासत के। हफीज़ुद्दीन इजाज़त छोड़ के चले गए, कौसर नियाज़ी उनको छोड़ के चले गए, सारे जनरल के टेबल पे नाश्ते और खाने खा रहे थे, सादिक हुसैन कुरैशी छोड़ के चले गए, ये शामिल कुरैशी साहब के रिश्तेदार जो उस वक्त आखिरी वज़ीर आला थे भुट्टो साहब के पंजाब के, तो ये सारे लोग चले गए। लेकिन किसी ने आज तक उनका नाम याद रखा है? किसी को पता है कि भी उस पार्टी को नुकसान पहुँचा है? बिल्कुल नहीं पहुँचा। ना ये पार्टियों को नुकसान पहुँचा करता है। चुनाचे इसके ऊपर अगला निज़ाम ना दोहराएं। मुझे पता है कि मुज़ाकरात मुश्किल है, मैंने कल भी कहा है कि मुज़ाकरात मुश्किल हैं, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुझे ये भी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट को अलहदा करना, जो एस्टेब्लिशमेंट क्या चीज़ होती है, वो चीज़ जो कि परमानेंटली जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के जो मुस्तकिल तौर पर हमारे पास मौजूद है, उन इंस्टीट्यूशंस की इतनी दखल अंदाजी बढ़ गई। और चूँकि ये अब इसमें सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है जो मौसर है, तो उस इंस्टीट्यूशन की इतनी दखल अंदाजी हो गई है पाकिस्तान के निज़ाम में, तो उसको अलहदा करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए कोई ना कुछ करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ सरसी तौर पे कहता जो इसमें बड़ी तफसील में बाद में बताऊंगा। राहिल शरीफ के जाने में 2 माह थे और एक पूरे मुल्क के अंदर एक था अजीब कैफियत थी जो ऊपर के हल्के थे कि जी नवाज शरीफ साहब को एक्सटेंशन देंगे नहीं देंगे। तो मुझे याद पड़ता है कि मेरी तफसील से मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से भी, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत मैं उनका एहतराम करता हूँ, जो निसार साहब हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी। और उनके अंदर मैंने वैसे ही जो है सरसी से जिक्र किया था कि देखें 2 महीने रह गए हैं राहिल शरीफ साहब के, और इसके अंदर आपके लिए 2-3 अच्छी खबरें हैं, 2-3 बुरी खबरें हैं। अच्छी खबर यह है कि आप राहिल शरीफ साहब को एक्सटेंशन नहीं देंगे। आइन आपके बारे में इसकी पूरी इजाज़त देता है कि जिसको मर्जी चाहे बना दें। फिर दूसरी अच्छी खबर यह है कि जिसको मर्जी आप आर्मी चीफ बनाएंगे, ये दूसरी अच्छी खबर है कि आप उसको बना सकते हैं। लेकिन तीसरी खबर इसके साथ जो लफ है वो बुरी है कि जो भी आर्मी चीफ आएगा वो वहीं से शुरू करेगा रियासत के बारे में जो उनका रवैया है जहां राहिल शरीफ साहब छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ये ना इसका राहिल शरीफ साहब का कसूर है ना जनरल बाजवा साहब का कसूर है। यही तो रो रहे हैं कि ये 70 साल का एक सिस्टम है जो हमारे अंदर एक जिसको कहना चाहिए कि निज़ाम के अंदर एक जिन घुसा हुआ है, फीन घुसा हुआ है, जिसको निकालना जो है मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी की अब कोई शौरी कोशिश है, वो निज़ाम का हिस्सा बन गया। चुनाचे ये ठीक है कि नवाज शरीफ साहब की शिकायत 2 बंदों से है, लेकिन इदारा जो होता है, जैसे कल DGISPR कह रहे थे, वो इकाई होता है और एक जो अल्टीमेटली ये पूरा अब तो पहले तो ये था कि ऊपर के लेवल पे ये बातें जो थी वो कई दहाइयों तक इदारे की बातें होती थी। अब क्या मसला है कि अब जो है नीचे के लोगों की भी तरबियत यही हो गई है। चुनाचे जो मुज़ाकरात होंगे उसके बगैर हल नहीं है, आप क्रश करके ख़त्म करें, सबसे आसान हल यही है। लेकिन करके देख लें, फिर जिस रियासत के बारे में आप छोटी छोटी वो कहते हैं ना, उसमें से चूंटियाँ ढूंढ रहे हैं, या सादिक ने ये कह दिया जी, फवाद चौधरी ने ये कह दिया जी, इमरान खान साहब ने ये कह दिया जी, नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया, उसके अंदर आप ये देख लें कि उसका अपना वजूद जो है किस तरीके से महफूज रह सकता है। और अगर आप मुज़ाकरात करते हैं तो फिर क्या होगा, उसमें माकूलात हैं और वो जो है ना वो कई उसके ऊपर सरफ नज़र करना बहुत सारी चीज़ों के बारे में अब मुमकिन नहीं रहा। कुछ चीज़ों के बारे में इदारे को पीछे हटना होगा, कुछ चीज़ें इदारे की अगर कबूल की जाती हैं, लेकिन इस तरीके से कि रियासत अंडरमाइन ना हो, जैसे कि इमरान खान साहब की 2 साल की हुकूमत अंडरमाइन हुई रही है। चाहे इमरान खान साहब इसे चश्मपोशी करें या इदारे से ना माने, पूरी हुकूमत लोग समझते थे कि ये हमारे जो अस्करी इदारे चला रहे हैं,
इसके अंदर कोई शरह में कोई शर्म नहीं है। तो चुनांचे इस कैफियत के अंदर जब इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं आपको मुतमईन कर सकी, जब बुज़दार साहब की हुकूमत आपको मुतमईन नहीं कर सकी, तो ये इसका मतलब है कि कोई और प्रॉब्लम भी है जिसको सॉर्ट आउट करना है। मैं इसी तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। अयाज सादिक वाले मामला, फवाद चौधरी वाले मामला, ये मेरा ख्याल है कि ऐसी है कि जिसमें कोई दमखम नहीं है। असल जो मसला है उसकी तरफ तवज्जो दें, ताकि जो स्टेट है जिसकी इस पोलिटिकल साइंस में तारीफ की गई है, वो रियासत पाकिस्तान का मुकद्दर बन सके। हुमा अलैना इल्ला अल बलाग।